हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू लोग माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आपकी क्लास 12th में जो कहकशां उर्दू की किताब चलती है उसका कंप्लीट समरी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। कंप्लीट निचोड़ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन से पूछे गए हैं और उसके अलावा भी मॉडर्न पेपर में जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारी चीज़ों को मैं आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपने पूरे साल में किताब का एक पन्ना तक नहीं पढ़ा है ना, तो भी मैं आपको फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक इतनी अच्छी से पढ़ाने वाला हूँ कि आप जो है सारे जो क्वेश्चंस है बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप जो है 100 में 100 मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी किताब कहकशां है उसमें जो हिस्सा नस्र वाला जो है, जितने भी कविताएं हैं, जितने भी कवि है, जितने भी राइटर है, मरसिया नज्म जो भी है, वो सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेंगे वो सारे यहाँ पर मैं डिस्कस करता चलूँगा। बस आप मेरे साथ में बने रहिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा के जाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कहानी है यहाँ पर देखा होगा, नज़ीर अहमद की कहानी किन्होंने लिखा है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। तो इसी से शुरू करते हैं। ये पहली कहानी है आपके किताब में। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। किस सिन्फ अदब का मतलब ये होता है कि भैया इन्होंने जो लिखा है अपनी किताब वो किस विषय पर लिखा है, सब्जेक्ट मैटर क्या है वो सब्जेक्ट मैटर। तो आपको बताना है यहाँ पर कि नज़ीर अहमद की कहानी जो किन्होंने लिखा है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है, वो किस विषय पर लिखा गया है, वो है आपका खाका। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। इनमें से कौन सी तख्लीक क्या है? अफसाना नहीं है। देखिए यहाँ पर नज़ीर अहमद की कहानी देखिए अफसाना है कि नहीं है। प्रॉमिस एक अफसाना है, इब्राहिम सुक्का एक अफसाना है और टोबा टेक्सिंग भी अफसाना है। तो नज़ीर अहमद जो क्या कहते हैं कि कहानी जो है, नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो क्या है, वो आपका क्या है, आपका यहाँ पर देखिए अभी तो बताया मैंने खाका है। तो ये क्या हो जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नज़ीर अहमद देखिए तीसरे नंबर पे, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? ठीक है ना। तो नज़ीर अहमद जो थे वो फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? उस्ताद थे। ठीक है ना। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि नज़ीर अहमद क्या कहते हैं कि फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो क्या हो जाएगा? शागिर्द। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? वो थे उस्ताद। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? देखो भाई मैंने सबसे पहले बताया है कि नज़ीर अहमद, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम, प्रेमचंद, कृष्णचंद। तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि सबसे पुराने जो है यहाँ पर नज़ीर अहमद है। कौन है यहाँ पे? नज़ीर अहमद। और नज़ीर अहमद जो अपने सबसे मशहूर नावल लिखा है इन्होंने, वही यही दोनों है, एक है मिरातुल उरूस और एक है तौबतुन नसूह। और एक बात याद रखिएगा, नज़ीर अहमद को सबसे पहला नावल निगार भी तस्लीम किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिप्टी नज़ीर अहमद इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे, कह रहे हैं कि भाई दर्जे झेल में से नावल कौन है? फिर से आपको वही बताना है। अभी अभी मैंने आपको हिंट दे दिया। देखो भाभी जान आपने भी पढ़ा कि भाई ये क्या है? अफसाना है, नावल नहीं है। तौबतुन नसूह क्या है वो बताना है। ज़हर इश्क आपको पता है, आपने पढ़ा है। मसनवी वो क्या है? मसनवी है। बागो बहार क्या है? दास्तान है। और तौबतुन नसूह यहाँ पर नावल है, भाभी जान अफसाना है। तो पूछा क्या कि नावल कौन है? तो तौबतुन नसूह नज़ीर अहमद का नावल है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तौबतुन नसूह क्या है? आपका नावल है। बाकी यहाँ पर भाभी जान अफसाना है, ज़हर इश्क मसनवी है, बागो बहार दास्तान है, ये भी याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठे क्वेश्चन में कह रहे हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? देखा मैंने अभी बोला ना आपको कि ये कुछ क्या कहते हैं कि पूछ सकते हैं आपसे उल्टा करके। तो फ़रहतुल्लाह बेग के जो उस्ताद थे अभी बताया मैंने कौन थे? नज़ीर अहमद थे। ठीक है ना, इस तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7वें नंबर पे, कह रहे हैं कि मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के साथ पढ़ते थे आपका मियाँ दानी, याद रखिएगा। 8वें नंबर पर कह रहे हैं कि भाई नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो नज़ीर अहमद जो किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे, देखो वहीं पर क्वेश्चन घूम रहा है अभी तक, फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। ठीक है, 8वां नंबर भी हो गया आपका। 9वां नंबर यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए या फिर तफरीह के लिए। ठीक है ना। तो फ़रहतुल्लाह बेग जो नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? ये आते थे पढ़ने के लिए। पढ़ाने क्यों आएगा? फ़रहतुल्लाह बेग तो वो शागिर्द है, समझा, जैसे चटिया बोलते हैं ना वो है, तो ऑब्वियसली पढ़ने के लिए आएंगे ना। तो देखिए आप याद रखिएगा इस बात को। आगे चलिए, कह रहे हैं नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? बार बार यही बात घूम रही है।
फरहतुल्लाह बेग है। फरहतुल्लाह बेग कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? नज़ीर अहमद की कहानी। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 12वां नंबर पे कह रहा है फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? ये देखो पूछा गया है आपके इसमें, ठीक है ना। यानी कि फरहतुल्लाह बेग जो शेर खानी करते थे उसमें गलतियां कैसे करते थे? तो उसकी जो गलतियां होती थी कैसे होती थी? एराब की गलतियां होती थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। कितने नंबर पे? 13 नंबर पे कह रहे हैं किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तहरीरी तस्वीर कशी का मतलब होता है किसी का राइटिंग फॉर्मेट में उसकी तहरीर को की फॉर्मेट में उसकी तस्वीर निकाल देना। तो ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑब्वियसली खाका कहते हैं। खाका में किसी आदमी की पूरी शख्सियत को, है ना, कुछ पूरी पर्सनालिटी को उतार के कॉपी में रख दिया जाता है। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। उसके बाद है 14 नंबर पे मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद, यानी कि जद्दे अमजद का मतलब है इनके परदादा किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो ये कौन थे बादशाह? ये थे आपके शाह आलम सानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। फरहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? ठीक है, ये भी आपको बताना है कि यहाँ पर 15 नंबर पे कह रहे हैं कि फरहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? तो इनके जो दादा थे ये थे मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, इनका नाम था, आपकी किताब में दिया हुआ है। उसके बाद में देखेंगे 16 नंबर पे कह रहे हैं कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई है? ठीक है, ये कब पैदा हुए हैं? तो इनकी जो पैदाइश हुई है ये हुई है 1885 में। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? वालिद का नाम पूछा हुआ है, तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जो वालिद साहब है वो है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, याद रखिएगा। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई है? ठीक है, ये बताना है आपको कि इनकी पैदाइश हुई है, फरहतुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई है वो दिल्ली में। आगे है कि भाई 19 नंबर पे कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई है? देखो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर जमा कर दिया है। वफ़ात हुई है 1947 में। ठीक है, आगे बढ़िए। 20 नंबर पे कह रहे हैं कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के मजमूए मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए हैं? तो ये कितने जिल्दों में हुए? 7 जिल्दों में। ठीक है ना, तो पहली जो आपकी कहानी थी क्या थी? वो पहली कहानी नज़ीर अहमद की कहानी जो फरहतुल्लाह बेग ने लिखा था, उसमें से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना वो सारे मैंने उठा के दे दिए, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका दूसरा जो चैप्टर शुरू होता है, दूसरी जो कहानी शुरू होती है वो है आपका मिट्टी का तेल। यहाँ देखेंगे मिट्टी का तेल, जो कौन लिखते हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी साहब इस कहानी को लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आपकी किताब में ही लिखा हुआ है कि मिट्टी को सबसे ज़्यादा कमतर समझा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए? मदफून का मतलब होता है दफन होना, यानी कि उनकी कब्र कहाँ है, उनको कहाँ दफनाया गया? तो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में इनको दफनाया गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ देखेंगे ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था? वालिदैन में दोनों आ जाते हैं, माँ बाप दोनों आ जाते हैं। उसके इनका ये क्या रखा था? कासिम अली रखा था। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या रखा था? कासिम अली। कि सिपारे दिल जो किसकी तसनीफ़ है? तसनीफ़ का मतलब है लिखा किसने है, यानी कि किनकी लिखी हुई है? तो ये है आपका ख्वाजा हसन निज़ामी की। 5वें नंबर पे है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की मौरिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। कहने का मतलब है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के ख़ानदान में कौन एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तो उनका नाम क्या है आपका? ये है सैयद बदरुद्दीन इसहाक़, याद रखिएगा। 6ठे नंबर पे है कह रहे कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? इनके ख़ानदान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके खलीफा रहे हैं ये बहुत बड़े बुजुर्ग के। तो ये कौन है आपका बहुत बड़े बुजुर्ग? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बहुत बड़े बुजुर्ग है, और उन्हीं के कौन रहे हैं? बुजुर्ग क्या कहते हैं कि मौरिस आला रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर 7वें नंबर पे ख्वाजा हसन निज़ामी की वालदा का नाम क्या है? वालदा का भी नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका चहेती बेगम, जो कि सन 2023 का जो मॉडर्न पेपर है उसमें आपका वालदा का नाम मिलेगा। तो इनका क्या हो जाएगा? चहेती बेगम इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की? वालिदैन में बताया माँ बाप दोनों आ जाते हैं, और किफ़ालत का मतलब हो जाता है उनकी परवरिश करना। तो किसने की थी? भाई ने की थी। ठीक है, किसने? भाई ने की थी। 9 में कह रहा है कि भाई जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत यानी कि तरबियत की थी, देखभाल किया था, उनका नाम बताइए। अब उनका नाम क्या हो जाएगा आपका? सैयद हसन अली शाह। सैयद हसन अली शाह इनका नाम हो जाएगा। आई होप के याद रखेंगे
आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं 10वें नंबर में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ पर हुई है, तो पैदाइश दिल्ली में हुई है। 11वें में कह रहे ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। रिसाला का मतलब होता है मैगज़ीन, जिस मैगज़ीन की बुनियाद डाली है वो है आपका निज़ामुल मशाइख, निज़ामुल मशाइख नाम है। उसके बाद है आपका यहाँ पर 12 नंबर पे कि रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हो गया था। आपको पता है कि ये जो कहाँ का था, अमेरिका का था, क्या कहते हैं कि, और ये जो है मिट्टी की तेल का तिजारत कर करके क्या हो गया था, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था रॉकफेलर। 13 नंबर पे है कि रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से, अभी बताया मैंने, ये अमेरिका से है, डी नंबर का से हो जाएगा। उसके बाद है आपका 14 नंबर में ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए, तो मदफून का मतलब क्या होता है, दफन होना, जहाँ पर उनकी कब्र है। तो क्या है, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में ही ये भी मदफून हुए हैं। आगे 15 नंबर पर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया है। ये सन 2023 के मॉडर्न पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ख्वाजा हसन निज़ामी ही है जिन्होंने क्या है, विद्रोह जो हुए थे, गदर जो हुआ था, लड़ाई जो हुआ था, उन कहानियों को जो है अपने नावल अफसानों में पेश किया है। तो वो कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी। 16वें नंबर पर देखेंगे मुसव्विर फ़ितरत, यानी कि प्राकृतिक की तस्वीर बनाने वाले उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल होता है। यानी कि एक ऐसा नस्र निगार है जिनको ये कहा जाता है कि भैया ये क्या है, प्राकृतिक के तस्वीर बनाने वाले हैं। तो ये यही है, ख्वाजा हसन निज़ामी को ही बोला जाता है। उसके बाद में है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई है, तो वो पैदाइश जो हुई है आपकी देखिए यहाँ पर 1878 में। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम आपको बताना है यहाँ पे, तो वालिद का नाम क्या हो जाएगा, सैयद आशिक अली। ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई है, तो वफ़ात जो होती है इनकी, ये होती है 1955 में। आई होप कि ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में आता है आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि मज़मून किस तरह के अदब में शामिल है, यानी कि मज़मून जो लिखा जाता है वो उसका विषय क्या है, या फिर किस टाइप के अदब में शामिल माना जाता है इसको। तो मज़मून जो हो जाएगा वो है आपका गैर अफसानवी अदब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है रॉकफेलर कौन था, साइंसदान था नहीं, डॉक्टर था नहीं, ताजिर था वो। उसने बोला ना, ताजिर और बिजनेसमैन का एक ही माने होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो किन्होंने लिखा है, सैयद सुलेमान नदवी साहब ने लिखा है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक कहने का मतलब है पुराने वर्ड का नया जो रिसर्च होता है उसके बारे में ये कहानी इन्होंने लिखा है, सैयद सुलेमान नदवी साहब ने। पहला क्वेश्चन है कि नाश्ता किस तरह की इस्लाह है, तो नाश्ता क्या है आपका, भूख तोड़ने की इस्लाह है। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, तो ये जो शागिर्द थे ये शिबली नोमानी के शागिर्द थे। ठीक है। निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो निहार जो है वो क्या है, जिसके माने होते हैं, निहार के माने होते हैं बासी मुँह, तो ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, याद रखिएगा आप। चलिए चौथे नंबर पर पूछा जा रहा है कि भाई नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफ़ादा किया। इस्तिफ़ादा का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, तो ये कौन है, मौलाना फ़ारूक चिड़िया कोटी। ठीक है ना, मौलाना फ़ारूक साहब है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई है ये बताना है आपको। पैदाइश हुई 1884 में। उसके बाद है भाई उनमें से कौन सी तसनीफ़, तसनीफ़ का मतलब होता है किताब, यानी कि जो कि लिखी गई किताब है, तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है। इनमें से कौन सी किताब है, तो ये है नुक़ूश सुलेमानी। 7वें नंबर पर कह रहे हैं कि भाई बस्ती दसना किस ज़िला में वाक़ है, तो बस्ती दसना जो है वो है कहाँ पर, नालंदा ज़िला में वाक़ है, यानी कि मौजूद है। वाक़ होने का मतलब क्या है, मौजूद होना। ठीक है। नंबर पर सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था, वालिद का बहुत नाम पूछा जाता है, तो इनके वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन। ठीक है। 9वें नंबर पर है कि सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरसो तदरीस, दरसो तदरीस का मतलब होता है पढ़ाना, दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिया था, यानी कि पढ़ाया था। तो वो कौन सा है, पूना कॉलेज में, पूना कॉलेज में दरसो तदरीस का इन्होंने काम किया था। 10वें पे है कि भाई सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश, जाए मतलब होता है जगह, पैदाइश मतलब पैदा होना, तो इनकी जो पैदाइश होने की जो जगह है, यानी कि कहाँ पर पैदा हुए हैं, तो ये पैदा हुए हैं दसना बिहार में, यानी कि बिहार नालंदा ज़िला में, ये याद रखिएगा। 11वें नंबर पर है कि भाई सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था, तो ये जो अखबार था ये था अलपंच, जो बहुत ही मशहूर अखबार था अलपंच में। ठीक है। 12वें नंबर पर हम लोग देखेंगे
अब यहाँ से, ये कह रहे सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई है, तो वफ़ात जो हुई है 1953 में। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबे से था, तो ऑब्वियसली बिहार से था। बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किस का मजमून है, सैयद सुलेमान नदवी साहब का, अभी हमने पढ़ा। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया, तो तालीम किसने हासिल किया, सैयद सुलेमान नदवी ने। 16 में है कि भाई पटना के रिसाला अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये होता था, तो ये जो मजमून था जो शाये होता था ख़वातीन की तालीम था। क्या था, ख़वातीन की तालीम। आई होप के आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है ये। उसके बाद 17 नंबर पर देखेंगे कि क्या कहते हैं कि कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है। कोरमा जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये है आपका तुर्की ज़बान का लफ्ज़। 18वें नंबर पे है, यहाँ पर देखेंगे कि नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की थी, यानी कि किस रिसाले में इन्होंने लिखाना शुरू किया था, तो वो था अन्नदवा। अन्नदवा रिसाले का नाम था, मैगज़ीन का नाम था, उसी में इन्होंने शुरू किया था। 19 में कह रहे हैं कि भाई शिबली की वफ़ात के बाद में सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया था, यानी कि शिबली साहब एक किताब लिख रहे थे और वो जो है उनकी मौत हो गई तो वो आधे ही छूट गई, तो इन्होंने कौन सी ऐसी किताब है जिनको इन्होंने पूरा किया, वो है सीरतुन नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शिबली साहब लिख रहे थे लेकिन उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उसके बाद में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिखा, किन्होंने, सैयद सुलेमान नदवी साहब ने। आगे है कि भाई 20वें पे सैयद सुलेमान नदवी को उनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी, ठीक है ना, तो किस ज़बान में इनको महारत हासिल नहीं थी। अरबी इनकी बहुत अच्छी थी, फ़ारसी बहुत अच्छी थी, उर्दू बहुत अच्छी थी, संस्कृत में इनको महारत नहीं थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महारत होना, यानी कि स्किल होना। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत, सी नंबर का राइट हो जाएगा। उसके बाद में आपका चौथा चैप्टर शुरू होता है और चौथे चैप्टर में देखेंगे हम लोग क्या क्या ज़रूरी है पढ़ना। ये है वज़ीर आगा, यानी कि इंशाइया जो है एक कहानी है जो कि लिखा है आपके वज़ीर आगा ने, उसको याद रखना। वज़ीर आगा की पैदाइश कब होती है, तो वज़ीर आगा साहब की पैदाइश 1922 में होती है। मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि आपकी किताब में क्या है, मजमून इंशाइया क्या है, इसको लिखने वाला कौन है। मुसन्निफ़ का मतलब होता है आपका राइटर, तो आपको बताना है कि भाई इसका लिखने वाला कौन है, तो इसका जो लिखने वाला है वो है आपका वज़ीर आगा। वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम बताइए, इन्होंने जो इंशाइया लिखा है उसके एक का नाम बताइए, चोरी से यारी तक। क्या नाम है, चोरी से यारी तक, ठीक है। इंशाइया क्या है, इंशाइया क्या है ये इन्होंने पूछा हुआ है, तो ये क्या है, मजमून की किस्म है। क्या है, इंशाइया एक मजमून की किस्म है, ठीक है। 5वें नंबर पे कह रहे हैं वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई, तो वफ़ात जो हुई है इनकी 1980 में नहीं हुई है, 1982 में भी नहीं हुई है और 1985 में भी नहीं हुई है। कुल मिलाकर के इनमें से कोई नहीं है जबकि इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है ना। आई होप के समझ गए होंगे आप। अब देखिए 6ठे नंबर पर इनका क्या क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है, तो इनकी जो है नक़दे निगाह नहीं है, ठीक है, नक़दे निगाह इनकी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नक़दे निगाह। 7वें पे है कि एक मुमताज़ नाक़िद, नाक़िद का मतलब होता है आलोचना करने वाला, तनक़ीद करने वाला, है ना, क्रिटिसाइज़ करने वाला। तो एक मुमताज़ का मतलब होता है एकदम माहिर, ज़बरदस्त नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त मतलब होता है पहचान कब कायम हुई, तो इनकी जो कायम हुई थी वो हुई थी 1947 में। 1947 में एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ से हुई थी। नाक़िद तो थे ही, यानी कि आलोचना जो है ये करते थे, किताबों में बहुत ज़्यादा लिखते थे, तनक़ीद बहुत करते थे, उसके अलावा जो चीज़ें लिखते थे कौन, क्या कहते हैं कि ये लिखते थे इंशाइया, ठीक है ना। तो क्या लिखते थे, वज़ीर आगा इंशाइया में भी इनको बहुत शोहरत थी। 9वें नंबर पे है इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है भाई, जो वो लिखता है इंशाइया निगार का जो मकसद होता है वो होता है जिद्दत तराज़ी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिद्दत तराज़ी यानी कि नए नए वर्ड गढ़ना, ठीक है ना, जिद्दत तराज़ी नए वर्ड गढ़ना। 10वें नंबर पर है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, तो वज़ीर आगा का जो ताल्लुक़ है वो है पाकिस्तान के हैं वज़ीर आगा साहब। उसके बाद है आपका कराची की तरफ के हैं। वज़ीर आगा जो है यहाँ पर देखेंगे वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो इनका जो अगर सिन्फ पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट लगाएंगे इंशाइया, इनका ताल्लुक़ इंशाइया से है। अलग बात है कि ये तनक़ीद निगार भी रहे हैं लेकिन इंशाइया से इनका ताल्लुक़ है ज़्यादा। 12 पे इंशाइया कैसी सिन्फ है, यानी कि किस विषय पे लिखी जाती है इंशाइया, तो वो लिखी जाती है नसरी सिन्फ है, ठीक है ना। किस पे, क्या कौन सी सिन्फ है, नज़मी या शेरी नहीं है बल्कि नसरी सिन्फ है, ठीक है। आगे चलिए 13 नंबर पे कह रहा है जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम
तफ़हीम मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और ताबीर का मतलब होता है ताबीर और तशरीह का मतलब होता है उसका ट्रांसलेशन या समझ की जाए, उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिस तहरीर में, जिस राइटिंग में शेर व अदब की तफ़हीम व ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। तो ऑब्वियसली जिसको एकदम पूरी तरीके से परखा जाए उसे कहते हैं तनकीदी मजमून। ठीक है, तनकीदी मजमून जिस पे आलोचना किया जाए, क्या किया जाए, क्रिटिसाइज़ किया जाए, और उर्दू में कहते हैं तनकीद। चौथे नंबर पे है कि भाई इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है, यानी कि मुमय्यज़ करना यानी कि अलग करना, बेहतर बनाना उसको, तो कौन सी चीज़ करती है, वो है आपका इंशाइया को जो बेहतर बनाती है वो है गैर रस्मी तरीक़ाकार, और यही इंशाइया का डेफिनेशन भी है, गैर रस्मी तरीक़ाकार होना। 15 नंबर पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है। तो इंशाइया जो पैदावार है शगुफ्ता मूड की पैदावार है। क्या है, शगुफ्ता मूड की पैदावार है इंशाइया। ठीक है, वज़ीर आगा की जो पैदाइश है वो बताना है आपको कहाँ पर हुई है। वज़ीर आगा की जो पैदाइश है वो बताना है कहाँ पर हुई है। तो वज़ीर आगा की जो पैदाइश है, बार बार पूछ रहे हैं, ये पाकिस्तान में, बता चुका हूँ, कराची में। उसके बाद है उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है। एक कहानी है आपके उसमें, किस नाम से, उर्दू शायरी का मिजाज, तो उसके राइटर, कहाँ मुसन्निफ मतलब राइटर, तो वो कौन है, वो है आपका वज़ीर आगा। इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है, यहाँ पर पूछ रहे हैं हम। इंशाइया की जो एक इजाफी खूबी है वो है आपका तंज़ो मज़ाह, यानी कि किसी पर क्या कहते हैं कि तंज मतलब कमेंट कसना, मज़ाह मतलब मजाक करना। ठीक है, तंज़ो मज़ाह इसकी खूबी है, किसकी, इंशाइया की। ठीक है ना। उसके बाद है 19वें नंबर पे वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम बताइए, यानी कि इन्होंने क्या है, तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं, तो तनकीदी मज़ामीन के नाम क्या है वो बताना है। नए तनाजुर इसका नाम है। ठीक है, नए तनाजुर क्या है, इसका नाम है। अब ये कह रहे हैं इंशाइया निगार, समझे, यहाँ पर डॉट 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 कर दिया है, तरीक़ेकार इख्तियार करता है, खाली जगह को भरना है आपको। तो कौन सा तरीक़ा ये इख्तियार करता है, रस्मी, बिल्कुल नहीं, गैर रस्मी तरीक़ा इख्तियार करता है। तो क्या भरा जाएगा, गैर रस्मी तरीक़ा इख्तियार करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां चैप्टर है आपका। ये कह रहे हैं कि भाई हिजरत जो है ये क्या है, एक इंशाइया है, और हिजरत किसने लिखा है, अहमद जमाल पाशा ने लिखा है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है हिजरत क्या है, तो हिजरत अभी बताया इंशाइया है। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब होती है, डायरेक्ट वफ़ात पर आ गए हैं ये, तो ये होती है 1987 में। उसके बाद है आपका 3वें नंबर पे कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई है, पैदाइश बताना है आपको। तो इनकी जो पैदाइश हुई है वो हुई है 1929 में। कब हुई है, 1929 में। इनमें से कौन सी किताब अहमद जमाल पाशा की नहीं है, तो नहीं है अगर अंदेशा शहर इन्हीं की है, सितम ईजाद इन्हीं की है, लज्जत आज़ार क्या है, इन्हीं की है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, पहला नंबर का, अंदेशा फ़र्दा। अंदेशा फ़र्दा इनकी किताब नहीं है। आई होप के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि भाई अहमद जमाल पाशा जो है कि पैदाइश कहाँ हुई है। अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश होती है वो इलाहाबाद में होती है। अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था, देखो दादा तक का नाम पूछ रहे हैं, ये क्या है, ये नजफ़ अली, नजफ़ अली इनके दादा का नाम था। अहमद जमाल पाशा के वालदा का भी नाम पूछ रहे हैं ये, तो वालदा का जो नाम था वो क्या था, सरवरी खातून। उसके बाद है आपका क्या, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है। देखो ये एक बाहर क्या कहते हैं कि बहुत टफ वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ पर है। तो ये है आपका कहाँ पर, सीवान में। ठीक है, यहाँ पर जो इनका जो है ऑटोबायोग्राफी है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 9वें नंबर पर है कि भाई अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया। ठीक है, तो MA जो किया था इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। अहमद जमाल पाशा ने किस साल MA किया, साल भी पूछ रहे हैं ये, तो वो साल कौन सा था, 1958 में किया था। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई है, तो वफ़ात आपको बताना है। तो इनकी जो वफ़ात हुई है, वफ़ात मतलब मौत हुई है, मृत्यु हुई है, वो हुई है कहाँ पर, पटना में हुई है। कहाँ पर, पटना में हुई है। ठीक है, उसके बाद है अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है। मदफून का मतलब इनको दफन किया गया, इनकी क़ब्र कहाँ पर है, तो ये है आपका सीवान में ये मदफून है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भाई सिवान में अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। सिवान में जो इनका जो रिश्ता था वो क्या था, वो ससुराल का था। इन्होंने 2 शादी की थी, उनमें से एक शादी का जो ससुराल था वो कहाँ था, ससुराल क्या कहते हैं कि सिवान में था।
चौथे पे कह रहे हैं कि हिजरत किसका इंशाइया है, तो हिजरत जो इंशाइया है आपका अहमद जमाल पाशा का। जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ, जन्नत से हज़रत आदम को हुक्म सफ़र हुआ। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, भाई की बिल्कुल नहीं, रिश्तेदार के बिल्कुल नहीं, उस्ताद सागिर बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो रट लीजिएगा बाप बेटे की, ठीक है ना। याकूब अलैहिस्सलाम बाप थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे थे, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका बंजारा, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप कि बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो बंजारे जो पुकारे जाते हैं खाना बदोश भी कहते हैं उसको, और अपनी ज़बान में नट कहते हैं ना, नट, ठीक है। अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था, देखो सबका नाम पूछ लिया, तो वालिद का जो नाम था वो था शुजाअत हुसैन, याद रखिएगा शुजाअत हुसैन। अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में, मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी करना, तो ये है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में इन्होंने क्या किया था, नौकरी किया था। आगे पूछ रहे हैं कि भाई इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने यानी कि राइटर ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है, तो ये जो अलामत करार दिया है ग़ुलामी का, यानी कि मगरिब जो है यूरोप की ग़ुलामी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। देखिए कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ पर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्या है, छठा चैप्टर आपका बागो बहार, क्या है ये सिन्फ में है दास्तान। कभी कभी पूछा जाता है बागो बहार क्या है, नावल है, दास्तान है, तो आपको बताना है दास्तान है। और ये बागो बहार जो किताब लिखी है वो किसने लिखी है, मीर अमन दहलवी ने, बहुत बड़े राइटर है। पहला क्वेश्चन है बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी किस विषय पर लिखा गया है, तो मैंने बताया अभी दास्तान। बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं, तो ये बयान किए गए हैं आपके 4। दरवेश का मतलब होता है फ़कीर, तो 4 फ़कीरों के किस्से बयान किए गए हैं। उसके बाद है आपका किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है, किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली बागो बहार का हिस्सा है, इसी में है इनका तज़किरा। उसके बाद है आपका चौथे नंबर पर किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ क्या है, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ दास्ताने तो है। सबसे पहले जो किस्सा गोई की शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू होती है, आपकी दास्तान से शुरू होती है। 5वें नंबर पे है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की, बागो बहार जैसी किताब जो तर्जुमा की थी वो किसके कहने पे, जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पे की थी, याद रखिएगा बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर तर्जुमा की थी। आगे छठे नंबर पे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ था, तो ऑब्वियसली ये कलकत्ता में कायम हुआ था, ठीक है। किस मुसन्निफ में माफ़ौकुल फ़ित्री अनासिर की कारफाई, किस सिन्फ में, सिन्फ मतलब किस विषय में, यानी कि जैसे खाका है, दास्तान अफसाना है, ये सारे जो मजमून होते हैं ये किस में जो है माफ़ौकुल फ़ित्री अनासिर। माफ़ौकुल फ़ित्री का मतलब होता है भूत प्रेत, यानी कि दिमाग से ऊपरी चीज़ें की बातें करना जिसमें होता है। ऑब्वियसली दास्तानें तो है, इसी में ना भूत है, प्रेत है, ये है, वो है, ऐसे होता है, तो दास्तान इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि भाई मीर अमन दहलवी को कौन सी नसरी किताब मंसूब है, ठीक है ना, यानी कि मीर अमन दहलवी की कौन सी नसरी किताब मंसूब है, तो बागो बहार। मलिक सादिक से, यानी कि मीर अमन दहलवी ने कोई किताब नसर पे लिखी है, मंसूब का मतलब उसकी तरफ तवज्जो, उसकी तरफ करना, तो ये क्या है, मंसूब है, ये आपका बागो बहार। मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था, तो मलिक सादिक बिल्कुल शहजादे का जो वालिद था वो मलिक सादिक का दोस्त था, तो दोस्ती का रिश्ता था। शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है, यानी कि बागो बहार की जो शामिल है आपके निसाब में जो शामिल है, यानी कि सिलेबस में जो शामिल है इक़्तिबास बागो बहार की किस दरवेश की कहानी से लिया गया है, तो ये चौथा दरवेश है, लास्ट में जो दरवेश होता है चौथा, वो दरवेश की कहानी लिया गया है। 11वें बागो बहार के तसनीफ़ का ताल्लुक़ किस इदारे से है, तो कौन सा इदारा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये, तो ये क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज। कहने का मतलब इदारा का मतलब होता है संस्था, यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो किस यूनिवर्सिटी में ये किताब लिखी गई है, तो ऑब्वियसली किस में लिखी गई है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है, जो कि कलकत्ता में है, याद रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर पे कि भाई मीर अमन दहलवी जो है कि दूसरी किताब का नाम बताइए, तो दूसरी किताब क्या है, गंज खूबी लिखा है इन्होंने। बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जमा है, ये याद रखिएगा, ठीक है, किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है, किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। चौथे में मीर अमन का तखल्लुस क्या था, मीर अमन का जो तखल्लुस था वो था आपका लुत्फ़ इनका तखल्लुस था। बागो बहार किस सिन्फ में लिखी, सिन्फ में क्या सन में लिखी गई थी, यानी किस साल में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई 1801 में, याद रखिए
लिखेगा, 1801 में लिखी गई है। उसके बाद है 16वें नंबर पे कह रहे हैं कि बागो बहार के मुसन्निफ यानी कि राइटर कौन है, तो कौन है, मीर अमन देहलवी, बता चुका हूँ। उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए, तो पहली निशानदही करेंगे अगर अदबी दास्तान है तो वो है आपका सबरस, सबसे पहली दास्तान मानी जाती है सबरस को। 18 में है, यहाँ पर देखेंगे कि भाई दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है, तो मुसन्निफ जो है इनके कौन हो जाएंगे, मुल्ला वजही साहब इनके मुसन्निफ है यानी राइटर है। मीर अमन के तस्नीम गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है, तो ये जो किताब क्या है, अखलाक़ हसनी, अखलाक़ हसनी से तर्जमा है। 20 में कह रहे फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपया माहाना पर हुई, यानी कि फोर्ट विलियम में ये जब ये बहाल हुए थे नौकरी के लिए तो वहाँ पर कितना रुपया इनको मिलता था महीने में, तो वो क्या मिलता था, 40 रुपया मिलता था, और 40 रुपये के बहुत माने रहते हैं, ठीक है, उस टाइम में, ठीक है। 21 में कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली की हमला के वक्त मीर अमन की जागीर यानी कि उसकी दौलत किसने लूट ली थी, तो ये जो लूट ली थी किसने, सूरजमल जाट ने, किसने, सूरजमल जाट ने इनकी सारी दौलत लूट ली थी जबकि दिल्ली में हमला हो रहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। 22 में कह रहे हैं कि वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी, तो वो कौन सी थी, वो आपकी थी सुलेमानी सुरमा। कह रहे हैं कि भाई कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपये इनाम भी मिला था, आपको याद है, तो वो मिला था 5 रुपये कॉलेज की तरफ से इनको इनाम मिला था बागो बहार लिखने पर, ठीक है। उसके बाद हमें है आपका यहाँ पर देखेंगे उर्दू, यहाँ पर देखेंगे आप टोबा टेक सिंह, क्या है आपका, टोबा टेक सिंह बहुत मशहूर अफसाना है, इसमें से क्वेश्चन रहता है। और टोबा टेक सिंह क्या है, सिन्फ में ये क्या है, अफसाना है, लिखा किसने है, सादत हसन मंटू, ठीक है, मंटू ने लिखा है। यहाँ पे देखिए सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई है, तो इनकी जो वफ़ात होती है वो होती है 1955 में। टोबा टेक सिंह का असल नाम बताना है आपको, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, बशन सिंह इनका असल नाम था। उसके बाद में है आपका यहाँ पे फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ क्या कहते हैं, अफसाना कहते हैं। फिक्शन की, फिक्शन यानी कि जिस कहानी में सच्चाई ना हो उसको कहते हैं फिक्शन की कहानी। तो उसमें कौन सी सबसे छोटी सिन्फ है, यानी कि छोटे वे में लिखा जाता है, तो ऑब्वियसली दास्तान बहुत बड़ी होती है, ड्रामा ही बहुत बड़ा होता है, नावल बहुत बड़ा होता है, अफसाना सबसे छोटा होता है जिसे एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। आगे देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी नसर की सिन्फ चावल पर कुल वल्लाहु अहद लिखने का फ़न है, बहुत अहम क्वेश्चन है अफसाना, ऑब्वियसली यानी कि छोटे वर्ड में इसको लिखा जा सके, अफसाना बहुत छोटी सिन्फ है इसीलिए बोला है, क्या हो जाएगा, अफसाना इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा अफसाना निगार 1912 में पैदा हुए थे, बहुत टफ क्वेश्चन है भाई, कौन याद रख सकता है इतना, लेकिन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में सन 2021 में ही पूछा गया है। तो ये कौन थे, ये थे सादत हसन मंटू। उर्दू का पहला अफसाना नशे की पहली तरंग के मुसन्निफ कौन है, तो मुसन्निफ हो जाएंगे यहाँ पर सज्जाद हैदर यलदरम, और इन्होंने पहला अफसाना लिखा था नशे की पहली तरंग, तो किन्होंने लिखा था अपना पहला अफसाना, सज्जाद हैदर यलदरम ने। उसके बाद है मंटू की पैदाइश कहाँ हुई है, तो पैदाइश जो हुई है इनकी लुधियाना पंजाब में हुई है। मंटू का पूरा नाम आपको बताना है, सादत हसन, यानी कि सादत हसन मंटू यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, मंटू, सादत हसन मंटू। 9वें नंबर पे है कि सादत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था, वालिद मतलब पापा यानी कि पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का जो नाम था वो था आपका ख्वाजा ग़ुलाम हसन, याद रखेंगे बहुत पूछते हैं, ख्वाजा ग़ुलाम हसन इनके वालिद का नाम था। मंटू की वालदा का भी नाम आपको याद रख लेना है, तो वालदा को जो नाम था वो क्या था, सरदार बेगम। साहसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़, यानी कि इन्होंने जब लिटरेचर या साहित्य की ज़िंदगी शुरू की वो कब की, इन्होंने की 1933 से। मंटू के पहले अफसाने का उन्वान आपको बताना है, उन्वान यानी कि उसका विषय जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या था, वो था आपका तमाशा। उन्वान क्या था, पहले अफसाना इन्होंने कौन सा लिखा था, तमाशा के नाम से। सादत हसन मंटू कब पैदा हुए थे, तो मंटू जो पैदा हुए थे, ये क्वेश्चन सन 2019 में भी पूछा हुआ है, 1912 में पैदा हुए थे, यही तो पूछा है शुरू में भी भाई कौन से ऐसे राइटर है जो 1912 में पैदा हुए, तो यही तो है सादत हसन मंटू। अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की गई है, तो तबादले की जो बात की गई है वो पागलों की तबादले की बात की गई है, जो लोग पागल हो जाते हैं गम में उनकी तबादला मतलब अदल बदल करना। आगे है कि टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है, सादत हसन मंटू ही का तो है। टोबा टेक सिंह का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो वो सिन्फ क्या है, अफसाना है, ठीक है। ये एकदम क्वेश्चन बहुत ईजी है, फटाफट आपको आंसर करके आना है। देखिए आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि
तरक्की पसंद तहरीर का बाकायदा आगाज़, यानी कि उसकी जो इब्तदा है पूरी तरीके से, बाकायदा मतलब पूरी तरीके से 1936 में शुरू हो गई थी। ठीक है ना। आगे देखिए, जो आपका 8वां चैप्टर है वो किस नाम से है? प्रॉमिस के नाम से। और ये भी एक अफसाना है, और लिखते कौन है? जिलानी बानो साहब लिखते हैं। तो क्या है प्रॉमिस, क्या है आपको फटाक से अफसाना में लगा देना है ना। अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था, ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमीद हिंदुस्तान में रहता था। अम्मू के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे इस कहानी में, प्रॉमिस में, जिसमें आपको याद होगा चारों बेटे क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं अपने मम्मा से कि अरे मम्मा, आपकी मौत के टाइम कम से कम जो आपके जनाजे को कंधा हम चारों बेटा साथ में देंगे। और आपको पता है कि चारों बेटे जो है उनके साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, हिंदुस्तान में जो रहते थे वो कौन थे? हामिद थे, बाकी सब बाहर देश में रहते थे। आगे है कि भाई अम्मू का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था? तो जमशेद जो है क्या कहते हैं कि ये रहता था शिकागो में रहता था, बाहर देश में। अम्मू को सूरह यासीन पढ़ने की तलकीन किसने? तलकीन मतलब उसको कहना कि हाँ भाई इसको करो उसको। तो किसने की थी? इसकी बड़ी बहू ने इनको कहा कि यासीन पढ़िए। ठीक है। अंदर से क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी, यानी कि अम्मू को कौन सी बीमारी हो गई थी? तो अम्मू को हुई थी कैंसर। उसके बाद है जिलानी बानो की वफ़ात कब हुई है? तो जिलानी बानो की वफ़ात जो है ना तो 1905 है, ना 8 है, और ना ही 6 है, सन 2006 कुछ नहीं है इसमें से। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप, इनमें से कोई नहीं होगा। अम्मू की खादिमा यानी कि नौकर का क्या नाम था? तो अम्मू की जो खादिमा यानी कि नौकर जो थी वो कौन थी? वो थी ख्वाजा बी। आगे है कि भाई जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई थी, यानी कि इन्होंने पढ़ाई जो की थी कहाँ तक की थी? एमए तक की थी। उसके बाद है जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा है? मोनोग्राफ किस अफसाना निगार पे लिखा है? तो इन्होंने लिखा है कृष्ण चंद्र पे। बहुत बड़े शायर, क्या कहते हैं, राइटर है ये। 10वें नंबर पे है कि जिलानी बानो के शोहर का क्या नाम है? जिलानी बानो के शोहर का जो नाम है वो है अनवर मुअज़्ज़म। कौन है? अनवर मुअज़्ज़म इनके शोहर का नाम है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि भाई अम्मू से जनाजा में कंधा देने का वादा किसने किया था? तो किसने किया था भाई? बेटों ने ही तो किया था कि हाँ कंधे पे जनाजा देंगे, जनाजे पे कंधा देंगे। अम्मू के शोहर क्या थे? अम्मू के जो शोहर थे वो क्या थे? वो एक वकील थे भाई, बड़े अच्छे वकील थे। इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? तो अफसानी देखिए, रोशनी का मीनार भी इन्हीं का है, नरवान भी इन्हीं का है, रात का सफ़र भी इन्हीं का है, आँख मचोली इनका नहीं है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आँख मचोली इनका नहीं है। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे है कि जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? तो शहर आपको बताना है। तो शहर इनका कौन सा था? हैदराबाद, बी नंबर का हो जाएगा। प्रॉमिस किस का अफसाना है? ठीक है, तो प्रॉमिस जो है वो ऑब्वियसली जिलानी बानो का ही है, जिलानी बानो का प्रॉमिस है, याद रखिएगा। उसके बाद है अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? मरकज़ी किरदार का मतलब होता है यानी कि उसका जो अहम नायक है, उसका जो अहम किरदार है, रोल है जिस आदमी का, तो ऑब्वियसली अम्मू ही तो है। अम्मू के बारे में ही तो पूरी कहानी है, जिसके बारे में पूरी कहानी होती है उन्हीं को बोलते हैं मरकज़ी किरदार। 17 नंबर पे है कि भाई अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? ये क्वेश्चन अभी सन 2023 के मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो 4 भाइयों का उसमें तज़किरा है। ईवान गज़ल किसका नावल है? ठीक है ना, ईवान गज़ल जो है वो किसका नावल है? ये है आपका जिलानी बानो का। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई है? जिलानी बानो की पैदाइश हुई है बदायूं में, यूपी में। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई है? तो इनकी पैदाइश हुई है 1936 में, याद रखिएगा, 1936 में, यानी कि जब तरक्की पसंद तहरीक शुरू हो गई थी। ठीक है। उसके बाद में 9वां चैप्टर है आपका भूले बसरे गीत। ठीक है, ये किसने लिखा है? शफ़ी जावेद ने। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं, शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई है? तो पैदाइश जो हुई है इनकी मुजफ्फरपुर में। शफ़ी जावेद फ़िल वक्त कहाँ मुकीम है? फ़िल वक्त का मतलब अभी के टाइम में, कहाँ पर मुकीम का मतलब रह रहे हैं? तो ये रह रहे हैं पटना में। इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ शफ़ी जावेद का है? तो शफ़ी जावेद का जो है वो है आपका दायरा से बाहर इनकी किताब है। इनमें से कौन सी शफ़ी जावेद का अफसानवी मजमुआ नहीं है? तो आपको बताना है इसमें, तो ये हो जाएगा रोशनी के मीनार इनका अफसानवी मजमुआ नहीं है, बाकी सारे इनका अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद है आपका दौरान मुलाजिमत, यानी कि नौकरी के दौरान में शफ़ी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर, यानी किस लेवल पर, किस नौकरी पर फाइज हुए, यानी कि लागू हुए, कौन सी नौकरी मिली? ये जो नौकरी थी ये थी गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी बने थे ये। ठीक है। उसके बाद है शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? आबाई का मतलब होता है यानी कि आबो अजदाद, यानी कि उसका
जो ख़ानदान का जो वतन है वो कौन सा है, कहाँ से थे वो थे मुजफ्फ़रपुर से। उसके बाद है आपका शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है। इनके जो असल नाम है वो है आपका मोहम्मद शफ़ीउद्दीन, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। उसके बाद है शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में एमए किया, यानी कि कौन सा विषय में इन्होंने एमए किया, तो विषय था इनका समाजियात में इन्होंने एमए किया है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे मुहक्कमे इत्तलाआत व नशरियात में शफ़ी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे, यानी कि जब इनको हुकूमत मिली इत्तलाआत व नशरियात की और शफ़ी क्या कहते हैं कि वो किसी ओहदे पर थे, तो कौन सी ओहदा, कौन सा पोस्ट इनको मिला हुआ था, तो इसको मिला था डायरेक्टर का पोस्ट। शफ़ी जावेद के पहले अफसानों का उन्वान बताइए, तो पहले अफसाने का जो इनका उन्वान है, इसलिए आर्ट और तंबाकू इसके पहले अफसानवे का मजमुआ है, आप समझ। अब यहाँ पर सबक नंबर 10 में देखेंगे कि यहाँ पर है इब्राहिम सुक्का और लिखने वाले कौन है यहाँ पे, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अफसाने निगार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये है आपका सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस महकमे में मुलाजमत थे, तो इनकी जो मुलाजमत थी ये थी आपकी महकमे तालीम में, ये थे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ तालीफ़ एजुकेशन में थी। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ हुई है, तो इनकी जो पैदाइश हुई है पनवेल में हुई है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक़ किस सूबे से था, तो सूबा इनका कौन सा है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र है। पनवेल महाराष्ट्र इनका जो है क्या है, सूबा है, यहाँ हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कि भाई सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कहाँ तक हुई है, इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो इनकी जो पढ़ाई हुई है वो हुई है डिप्लोमा इन एजुकेशन तक। ठीक है। अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार आपको बताना है, यानी कि उसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है आपका, इब्राहिम सुक्का ही है, जो कि पानी पिलाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में है आपका सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने मुंबई क्या कहते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजमत की थी, तो मुलाजमत की थी इन्होंने 35 साल तक। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाये हुआ है, तो इनका जो पहला अफसाना हुआ है शायद 1964 में। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किरदार क्या कहते हैं कि किरदार वक्त के जबर से कैसे क्या कहते हैं हो गए हैं, वक्त के जबर से कैसे क्या कहते हैं कि हो गए हैं, ये क्या है इनका सही आंसर हो जाएगा अजीबुल खलकत हो गए हैं। क्या बोला इन्होंने कि ये कैसे हो गए, अजीबुल खलकत हो गए, यानी कि इनकी जो तख्लीक है, इनकी जो बनावट है एकदम अजीब सी हो गई है। इनमें से कौन सी तसनीफ़ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की नहीं है, देखो याद रखना क्या है, माब्बर है ना, नंगी दोपहर का सिपाही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बारिश संग जो है इनकी तसनीफ़ या इनकी किताब नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद में कह रहे हैं कि भाई सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के अफसानवी मजमूए शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत कब हुई है, यानी कि पब्लिश कब हुई है ये किताब, तो ये हुई है आपका सन 2001 में। किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो इनको जो अवार्ड मिला था ये मिला था शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है इन्होंने लिखा था, तो इनको साहित्य अवार्ड मिला था। इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनकी जो तालीम हुई है ये हुई है कहाँ तक, आपकी चौथा पास थे ये, इतना ही थे ये। अब्दुल्ला भैंसा कौन था, अब्दुल्ला भैंसा जो था वो क्या सरपंच का बेटा था, ये कहानी के अंदर से है। उसके बाद इब्राहिम सुक्का जो है, अफसाना इब्राहिम सुक्का किस गाँव का तस्करा है, इसमें जो क्या है धोरन गाँव का है, किस गाँव का है आपका धोरन गाँव का इसमें तस्करा है। कह रहे हैं कि भाई सुक्का के माने क्या होते हैं, तो सुक्का के माने जो होते हैं पानी पिलाने वाले को सुक्का बोलते हैं। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मौलमी की मुलाजमत से कब सबकदोश हो गए, यानी कि रिटायर हो गए, तो ये जो रिटायर हुए थे ये हुए थे सबकदोश हुए थे 1999 में। इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है, तो इब्राहिम सुक्का जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो वो कौन सा है आपका इब्राहिम सुक्का। इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है, माखूज़ का मतलब होता है लिया गया, अख़ज़ किया गया है, तो ये है आपका शिकस्ता बुतों के दरमियान इसी से लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि भाई सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब होती है, तो इनकी जो पैदाइश होती है वो होती है आपकी यहाँ पर देखेंगे 1941 में। अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है, तो इसमें जो स्कूल के इंचार्ज है वो है आपका अब्दुर्रब इसके स्कूल का इंचार्ज है। आई होप के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो गुबार खातिर आपका क्या है, आपका खतूत का मजमुआ है, सही है, एक नंबर हो गया। उद हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है, तो ये जो खतूत है उद हिंदी ये गालिब का है। उर्दू मोहल्ला किसका खतूत का मजमुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी गालिब का है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, उद हिंदी और उर्दू क्या कहते हैं उर्दू मोहल्ला गालिब का है दोनों। चौथा में कह रहे हैं कि भाई मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था, अहलिया मतलब उनकी बीबी का नाम ज़ुलेखा बेगम था। किस लफ्ज़ के माना ख़त होते हैं, ठीक है ना, तो मकतूब के माने क्या होते हैं, ख़त के होते हैं, मकतूब ख़त को बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं यहाँ पर देखेंगे आप
गुबार खातिर में क्या है, समझा। गुबार खातिर में क्या है कहने का मतलब है कि गुबार खातिर में क्या है, खतूत है। उसके बाद है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब होती है, तो इनकी जो पैदाइश होती है मौलाना आज़ाद साहब की 1888 में होती है। मैंने लिखवा दिया है आपको सारा। मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था, तो इनके वालिद का जो नाम था ये था आपका मौलाना खैरुद्दीन। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई है, तो इनकी पैदाइश हुई है मक्का मदीना में। मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था, तो इनका जो तारीख़ी नाम था वो था आपका फ़िरोज़ बख्त। आगे मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफ़ात कब हुई है, इनके वालिद की वफ़ात जो हुई है 1908 में हुई है। मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई है, तो इनकी जो वफ़ात हुई है वो हुई है 1958 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1958 में। उसके बाद है आपका देखेंगे यहाँ पे मौलाना आज़ाद जो है कहाँ मदफून है, यानी उनको दफन कहाँ गया, उनकी कब्र कहाँ पर है, तो यह है दिल्ली में। गुबार खातिर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर कौन है, तो गुबार खातिर के जो राइटर है वो है आपका मौलाना आज़ाद। गुबार खातिर के मकतूब इलैह कौन है, यानी कि मकतूब इलैह का मतलब जिसकी तरफ ख़त भेजा जाता था, तो वो है, ये है आपका हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी है। हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी की तरफ 900 से भी ज़्यादा ख़त लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहे हैं गुबार खातिर खतूत किस जेल से लिखा गया, ये बहुत पूछा जाता है। गुबार खातिर खतूत जो है कहाँ से लिखा गया, किस जेल से लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किला अहमदनगर जेल से लिखा गया है। अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे, बानी मतलब इसके वजूद में लाने वाले, यानी कि इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से नहीं है, ये बताना है। अल हिलाल आज़ाद साहब का है, ठीक है। अल बलाग भी है, लिसानुल सिद्क़ भी है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हमदर्द इनकी किताब नहीं है। मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था, इनका असल नाम बताना है। इनका जो असल नाम क्या था, मुहियुद्दीन था। गुबार खातिर किसका मजमुआ है, तो ऑब्वियसली खतूत का मजमुआ है, सोचना नहीं है। मौलाना आज़ाद अब पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए, वो हुए थे 35 साल में। इसी साल क्वेश्चन पूछा गया, हर साल ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं, तो गुबार खातिर में जो खतूत है वो है 24। मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे, तो ये जो पैदा हुए थे ये हुए थे आपके सऊदी अरब में। उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो ऑब्वियसली ये क्या है भाई, खतूत है, ठीक है। आगे है कि मैं यूनिवर्सिटी में, किसने लिखा है, एहसान दानिश ने। इसको देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है, किन्होंने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है, तो ये क्या, एहसान दानिश ने खुद अपनी कहानी लिखा है। उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए, तो उर्दू की पहली खुद नविश्त का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद जो अपने हाथों से लिखा हो। तो पहली खुद नविश्त कौन सी है, पहली खुद नविश्त हो जाएगी काला पानी, याद रखिएगा। कोई अदीब जब अपने हालात ज़िंदगी को ख़त लिखे तो उसे क्या कहते हैं, तो जो हालात ज़िंदगी लिखे क्या कहते हैं, खुद नविश्त कहते हैं, खुद नविश्त। उसके बाद है खुद नविश्त का काला पानी के मुसन्निफ़ कौन है, खुद नविश्त काला पानी के कौन है मुसन्निफ़, आपको बताना है। ये आपका जाफ़र थानेसरी है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ एहसान दानिश ने मज़दूरी की थी, एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने मज़दूरी किया था, यानी कि काम भी किया था पैसों के लिए, वो आपकी यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एहसान दानिश का असल नाम देखो बहुत पूछा जाता है, इनका असल नाम क्या था, एहसानुल हक़ था, याद रखिएगा। एहसानुल हक़ इनका क्या था, असल नाम था। एहसान दानिश की पैदाइश क्या है, कब होती है, तो ये जो पैदाइश होती है ये होती है आपकी 1914 में। उसके बाद में है कि भाई एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ पर हुई है, ये बताना। ये है आपका कांधला में इनकी पैदाइश हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम है, ठीक है। इनके वालिद का आपको नाम बताना है, तो इनके वालिद का जो नाम था वो क्या था, ये है आपका काजी दानिश अली, ठीक है। काजी दानिश अली जो है इनके वालिद हैं। उसके बाद एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस मुसन्निफ़, किस सिन्फ के शायर थे, तो ये थे आपके शायर किसके, नज़्म के। एहसान दानिश नज़्म लिखते थे। एहसान दानिश की वफ़ात कब हो जाती है, इनकी वफ़ात 1982 में हो जाती है। एहसान दानिश के मजमून में सारी रिपोर्टर का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ से है, तो ये जो नसरी सिन्फ कौन सा हो जाएगा, खुद नविश्त। खुद नविश्त इसका आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब एहसान दानिश के मजमून में सारी रिपोर्ट खुद नविश्त का ताल्लुक़ से है, खुद नविश के लिखते थे ये। आई होप के समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं 13वां जो चैप्टर है वो कह रहे हैं फसाने अजाइब बहुत अच्छी किताब है। रजब अली बेग सुरूर लिखते हैं कि रजब अली बेग सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है, तो फसाने अजाइब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। रजब अली बेग सुरूर कहाँ के बाशिंदे, बाशिंदे मतलब रहने वाले, तो ये कहाँ के थे, ये थे लखनऊ के। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं, तो कदीम नसरी सिन्फ को कहते हैं दास्तान। मुल्ला वजह किस किताब का मुसन्निफ है, तो ये है आपके सबरस के। सुरूर का पूरा नाम क्या है, जो पूरा नाम है रजब अली बेग सुरूर, पूरा नाम मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर कब पैदा होते हैं, तो ये पैदा होते हैं 1785 से 86 के दरमियान। ठीक है, दो राय है, 1785 या 1786। ठीक है, आगे यहाँ पर रजब अली बेग सुरूर के वालिद का नाम बताना है आपको, ये था इनका मिर्ज़ा असगर अली। रजब अली बेग सुरूर ने शायरी में किसको अपना अब क्या बनाया था, उस्ताद बनाया था, तो ये था आपका आगा नवाजिश। ठीक है, आगे है आपका फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी कानपुर में। सुरूर की वफ़ात कब होती है ना, रजब अली बेग सुरूर की जो वफ़ात होती है वो होती है आपकी 1869-69 में, 69-69 में। आगे है कि रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात कहाँ हुई है, तो वफ़ात कहाँ हुई है, रामनगर बनारस में इनकी वफ़ात, रामनगर बनारस में इनकी वफ़ात हो जाती है, यानी कि मर जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दास्तान फसाने अजाइब कब लिखी गई है, तो ये किताब जो लिखी गई है ये लिखी गई है 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में। ठीक है, फसाने अजाइब किसकी दास्तान है, ठीक है, फसाने अजाइब जो है किसकी दास्तान है, रजब अली बेग सुरूर की। मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है, तो वो किस किताब के मुसन्निफ है, यहाँ देखेंगे आप जवाब नंबर सी में, यानी कि सबरस के। इनमें से रतन नाथ सरशार का नावल कौन सा है, रतन नाथ सरशार का जो नावल है यहाँ पे फसाने आज़ाद है। फसाने आज़ाद में कहाँ की माशरत पेश की गई है, तो ऑब्वियसली ये लखनऊ की माशरत पेश की गई है, ए नंबर पे। उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए, पहले ही बता चुका हूँ सबरस पहली अदबी दास्तान है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर पे कि क्वारंटीन जो है एक अफसाना है, जो कि किसने लिखा है, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र किया गया है, तो वो कौन सी वबा है, ये है आपका क्या कहते हैं कि प्लीग एक वबा है, प्लीग जो है एक वबा है जो कि फैलती वबा मतलब परेशानी है ना। बेदी का पूरा नाम आपको बताना है, तो क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी इनका नाम है। क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो ये सिन्फ कौन सा हो जाएगा, अफसाना है। बेदी के वालिद का नाम आपको बताना है, तो वालिद का नाम क्या है, हीरा सिंह। दरअसल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई थी, तो लाहौर में जो जिनकी पैदाइश होती है ये देखेंगे यहाँ पर आपको कौन मिल जाएगा, यहाँ पर बेदी साहब लाहौर में पैदा होते हैं। बेदी के वालिद का क्या नाम था वो बताना है आपको, वालिद साहब इनके क्या थे, सिवा देवी। वालिद साहब कौन है इनका, सिवा देवी इनके वालिद साहब थे। ठीक है, आगे बढ़िए, उसमें कहा है कि भाई बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान जो पास किया 1931 में। बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की, यानी कि उसमें कौन राइटर बने, लिखा उसमें, तो ये क्या है, सारंग। झेल में से कौन सा मजमुआ बेदी का नहीं है, तो ये बताना है आपको कौन सा नहीं है, तो उलाव जो है बेदी की किताब नहीं है, याद रखिएगा अच्छे से, बाकी इन्हीं की किताबें रट लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे उसके बाद में बेदी की वफ़ात कब हो जाती है, तो वफ़ात हो जाती है 1984 में, सॉरी 1984 में हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि झेल में से बेदी को किस खिताब से नवाजा गया, खिताब मतलब उसको सम्मान कौन सा दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका पद्मश्री। सन 2023 के मॉडर्न पेपर में पूछा हुआ है, इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, याद रखिएगा। बेदी की वफ़ात कहाँ हुई है ये भी बताना है आपको, तो बेदी की जो वफ़ात है वो हुई है यहाँ पर देखेंगे ए नंबर पे, मुंबई में। दर्द झेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का है, तो अफसानवी जो मजमुआ है वो कौन सा बेदी का है, ये देखिए कोख जली बेदी का है। अफसाना क्वारंटीन का मजदूर क्या कहते हैं कि मरकज़ी किरदार, यानी कि जो अहम किरदार है, क्या कहते हैं कि रोल है, वो किसका है, वो हुआ है आपका भागो का। ठीक है, कौन है आपका, भागो का। उसमें कह रहे हैं 15 नंबर पे कि बेदी कहाँ पैदा हुए थे, तो बेदी जो पैदा हुए थे लाहौर में पैदा हुए थे। क्वारंटीन किसका अफसाना है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, कामिल इनकलाब एक खुतबा है, जो किसने लिखा है, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो किनको पुकारा जाता है, ये पुकारा जाता है जयप्रकाश नारायण को, डी नंबर। उसके बाद है आपका यहाँ पर देखिएगा अच्छी तरीके से,
देखिए, ये कह रहे हैं कि शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब जो एक खुतबा है उसके मुसन्निफ़ कौन है, तो मुसन्निफ़ है आपका जयप्रकाश यानी कि राइटर। कामिल इनकलाब का ताल्लुक़ अदब के किस सिन्फ से है, तो अदब की कौन सी सिन्फ है ये हो जाएगा खुतबा, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब होती है, तो 1902 में हो जाती है। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गाँव में होती है, तो इनकी पैदाइश जो किस गाँव में होती है, शिताब दियारा में। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था, तो नारायण के वालिद का जो नाम था ये था हर्षो दयाल। जयप्रकाश नारायण के ने किस मजमून में एमए किया था, तो इन्होंने एमए जो किया था समाजियात में किया था। जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हो गए थे, तो ये जो कामयाब हो गए थे जेल से फरार होने में, दिवाली का दिन था। वो कौन सा दिन था, दिवाली का दिन था, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीर को आगाज़ किया, किस तहरीर का आगाज़ किया था इन्होंने, ये किया था क्या कहते हैं कि सरदोदे तहरीक का। आला तालीम के लिए जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका गए, है ना, तो ये कब गए थे ये बताना है आपको, 1922 में गए थे। देखो डेट बहुत पूछता है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़यादत की, यानी कि उसकी पैरवी की, उसका मार्गदर्शन किया, तो किसकी कौन सी की थी, ये है तलबाए तहरीक। जयप्रकाश नारायण की वफ़ात कब हो जाती है, यानी कि मर कब जाते हैं, ये 1979 में मर जाते हैं। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया है, तो ऑब्वियसली जयप्रकाश नारायण ने किया है। कामिल इनकलाब इन्होंने खुतबा जो दिया है, यानी कि मुकम्मल आज़ादी चाहिए हमको। उसके बाद है लास्ट में जो क्वेश्चन है आपका, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है, तो कौन सा खुतबा शामिल निसाब है, कामिल इनकलाब खुतबा शामिल है निसाब में, यानी कि सिलेबस में। तो यहाँ तक नसरी सिन्फ जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे हिस्सा नज़्म में सारी चीज़ें आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है 2 पार्टों में बटेगा। पहले पार्ट में देख लीजिएगा, हिस्सा नसरी सिन्फ सारा आ जाता है, उसके बाद में नज़म का जो सिन्फ है दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।